समय रैना ने अपने लेटेस्ट वीडियो स्टिल अलाइव में कुछ ऐसा किया जो देखने में तो बहुत नॉर्मल लग रहा था। उसने अपने फैमिली का एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया, अपने पिता के डिस्प्लेसमेंट का जिक्र किया और कश्मीरी पंडितों ने जो एक्सपीरियंस किया था उसे कॉमेडी के थ्रू थोड़ा सा टच करने की कोशिश की। और बस इतना करना था और पूरे सोशल मीडिया पे मानो एक तूफान सा आ गया, जिसने हमारे देश के सामने बहुत बड़ा और अनकंफर्टेबल सवाल खड़ा कर दिया कि हमारे देश में कुछ हिस्ट्रीज ऐसी भी हैं जिन्हें याद करना पॉलिटिकल माना जाता है, जिसे एक्नॉलेज करना एक साइड चूज करने के बराबर माना जाता है। और अगर ऐसा है ना तो प्रॉब्लम समय रैना की नहीं है बल्कि हम सब की है, उस इन्वायरमेंट की है जिसमें हम सब रहते हैं। अब इस कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाने से पहले ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि एक्चुअली में हुआ क्या था, क्योंकि लोग इस बात को लेकर के फील तो बहुत कुछ करते हैं पर एक्चुअली में जानते बहुत कम है। अब समय रैना एक कश्मीरी पंडित फैमिली से आते हैं। उनके पिता ने वो डिस्प्लेसमेंट पर्सनली एक्सपीरियंस किया था जो 1990 के आसपास हर कश्मीरी ने एक्सपीरियंस किया होगा। तो समय ने उसी का जिक्र अपने स्टैंड अप शो में कर दिया। तो उन्होंने कोई नया क्लेम नहीं किया था, उन्होंने किसी आइडियोलॉजी का सपोर्ट नहीं किया और ना ही उन्होंने किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम तक लिया। समय ने बस वो कहानी बताई जो उसके घर के अंदर, उसके पिता के आंखों में, उसके परिवार की खामोशी में सालों से दबी हुई थी और जिसे उसने अपने कॉमेडी का एक हिस्सा बना दिया। लेकिन उसके बाद जो हुआ ना वही उस पूरी कहानी का असली सब्जेक्ट बन जाता है। तो अब ना थोड़ा फैक्ट्स पे आते हैं, क्योंकि ये सिर्फ किसी कॉमेडियन की स्टोरी नहीं है बल्कि इंडिया की डॉक्यूमेंटेड हिस्टोरिकल रियलिटी है, जिसे समझे बिना अगर हमने डिस्कशन किया ना तो उसका कोई मतलब ही नहीं बनता। 1990 के आसपास कश्मीर में एक ऐसा आतंक मचा जो भारत की आजादी के बाद सबसे डरावना, सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा अंडर रिपोर्टेड ह्यूमन ट्रेजेडीज में से एक है। कश्मीरी पंडित जो कश्मीर की वादियों में सालों से अपने घर में, अपनी जमीन पर, अपनी तहजीब के साथ रहते आ रहे थे और रातों रात उन्हें सब कुछ खाली करके जाना पड़ा। पीएम रिलीफ ऑफिस के मुताबिक 1 लाख से ज्यादा कश्मीरी पंडित रिफ्यूजी के तौर पे रजिस्टर्ड हुए थे और अलग अलग सोर्सेज की माने तो 3 से 5 लाख तक की जनसंख्या जा सकती है। और ये डिफरेंस ना सिर्फ नंबर का नहीं है बल्कि ये भी बताता है कि उस वक्त की सरकार ने कितनी बेहूदगी से इतने बड़े ट्रेजेडी को हैंडल किया था कि उन्हें सही संख्या भी नहीं पता। ये लोग जम्मू में जिस कैंप में रुके थे वो कोई बहुत अच्छी जगह नहीं थी। वहाँ पे टेम्परेचर 45 डिग्री से ऊपर चला जाता था। इंफ्रास्ट्रक्चर, सैनिटेशन की कोई व्यवस्था ही नहीं थी। वहाँ की मोर्टेलिटी रेट इतनी ज्यादा थी कि बूढ़े लोग हार्ट अटैक से मर रहे थे, इस आशा में मर रहे थे कि कभी कोई उनकी हेल्प करने के लिए आएगा। और ये उस टाइम हो रहा था जब पूरे इंडिया में बाकी लोग एक अच्छी जिंदगी जी रहे थे। इंडिया में उस टाइम कोई बड़ा न्यूज चैनल ना उनकी रिपोर्टिंग करने जाता था और ना ही किसी पॉलिटिशियन के लिए वो मुद्दा इतना बड़ा था कि उसकी बात भी कर सके। और ये लोग जो वहाँ से निकाले गए थे वो एक अपनी नई जिंदगी शुरू करने के लिए तड़प रहे थे। हम सब के लिए ना सारी चीजें एक नंबर हो सकती है। हमारे लिए कश्मीर एक टूरिस्ट प्लेस हो सकता है, लेकिन उन लोगों के लिए वो जगह एक टूरिस्ट प्लेस नहीं था। वो उनका घर था, उनकी भाषा थी, उनका खाना था, उनके मंदिर थे, उनके पड़ोसी, उनके रिश्तेदार, वो सारे लोग वहाँ सदियों से रहते आ रहे थे जो रातों रात सब खत्म हो गया। इस पूरी कहानी को जानने के बाद ना समय रैना का वो शो सिर्फ एक कॉमेडी शो नहीं लगता है बल्कि वो एक ऐसी मेमोरी लगती है ना जो कश्मीरी पंडितों ने सालों से अपने अंदर दबा करके रखी ताकि ये कहीं खत्म ना हो जाए और इस ट्रेजेडी को लोग भूल ना जाए, क्योंकि किसी रिपोर्टर ने कभी उसे दिखाने की कोशिश ही नहीं की। और आज वही लोग जब उस कहानी को बताने की कोशिश करते हैं तो उन्हें प्रोपेगेंडा बोल दिया जाता है। लेकिन सोशल मीडिया पर समय की इस बात को लेकर के जो बवाल मचा है ना वो तो बिल्कुल ही अलग है। कुछ लोगों ने समय के सपोर्टर्स को अंधभक्त कहना शुरू कर दिया, मानो जैसे इंडिया में कश्मीरी पंडितों के दर्द को एक्नॉलेज करना अपने आप ही किसी पॉलिटिकल पार्टी का एक सिग्नल बन जाता है। कुछ लोगों ने समय रैना के इंटेंशन पे भी सवाल उठा दिया कि जैसे अपने पर्सनल स्टोरी को शेयर करने से पहले भी हमें एक सर्टिफिकेट दिखाना जरूरी है कि हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं आते हैं। अब यहाँ ना एक सेकंड के लिए रुको और सोचो कि जब बाकी के कॉमेडियंस किसी दूसरी कम्युनिटी के दर्द को अपने कॉमेडी में लेकर के आते हैं तो उन्हें आर्टिस्टिक फ्रीडम कहा जाता है, क्रिएटिव एक्सप्रेशन कहा जाता है, ब्रेव कॉमेडी कहा जाता है। लेकिन जब कश्मीरी पंडितों का रेफरेंस अपने कॉमेडी में ले लिया जाता है तो वही बात एक पॉलिटिकल नैरेटिव बन जाता है। अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस पे भी प्रोपेगेंडा का लेवल लगा दिया जाता है। और ये डबल स्टैंडर्ड ना सिर्फ अनफेयर नहीं है बल्कि ये चीज बताता है कि हमारी सोसाइटी में जो सेलेक्टिव एम्पैथी है ना वो हमारे अंदर कितना ज्यादा घुस चुकी है। सच को सच मानने से इनकार कर देते हैं। सेलेक्टिव एम्पैथी में ना हम ये डिसाइड करते हैं कि किसका दर्द ज्यादा है और किसका दर्द कम है, किसका दर्द रियल है और किसका दर्द पॉलिटिकल है, कौन सी ट्रेजेडी यूनिवर्सल है और कौन सी ट्रेजेडी कंट्रोवर्शियल है। और इसी वजह से ना कुछ कम्युनिटीज का जो दर्द है वो हमेशा मेन स्ट्रीम मीडिया में बना रहता है और कश्मीरी पंडितों जैसे कम्युनिटी का जो दर्द होता है वो कभी हमें मेन स्ट्रीम मीडिया में दिखाई ही नहीं देता, उसे कहीं अपने पैरों तले दबा के रख दिया जाता है। अब कुछ लोग ना ये बात भी कह रहे हैं कि कश्मीरी पंडित डरपोक थे, उन्हें लड़ना चाहिए था। समय रैना ने उन्हें साफ कह दिया कि उस वक्त लड़ना हमारे चॉइस में नहीं था, हमारा चॉइस था हमारा बचे रहना ताकि हम अपने
अपनी कहानी को आगे लोगों को बता सके, क्योंकि अगर आज वो जिंदा नहीं होते ना तो हमें पता ही नहीं चलता कि कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ था। समय रैना ने बताया कि वो सिर्फ 5% थे, उनके सामने वो लोग खड़े थे जो उनके पड़ोसी थे और सामने हाथ में बंदूक लेकर के खड़े होते थे, जिनसे वो कभी लड़ ही नहीं सकते थे। उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था कि वो वहाँ से चुपचाप निकल जाए और अपनी एक नई जिंदगी शुरू करे। और ये चीज सोचना भी कितना अनकंफर्टेबल हो सकता है ना, ये शायद आप लोग कभी समझ ही नहीं सकते। अब यहाँ पर ना एक बात समझना और ज्यादा जरूरी है कि किसी बात से डिसएग्री करना और किसी बात को बिल्कुल नाकार देना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, जिसे लेकर के लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और इसे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तुम समय रैना की बात से डिसएग्री कर सकते थे, तुम ये भी कह सकते थे कि इस कहानी के और भी पर्सपेक्टिव होंगे, तुम्हें किसी और डायमेंशन से भी इस कहानी को बताना चाहिए था। और डेमोक्रेसी में तुम्हारा राइट बनता है कि तुम किसी की बात से डिसएग्री कर सकते हो, लेकिन जब तुम किसी की बातों को बिल्कुल नाकार देते हो, किसी के एक्सपीरियंस को इनवैलिड डिक्लेयर कर देते हो, जब तुम ये डिसाइड कर लेते हो कि किसी ट्रेजेडी की बात करना कितना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है और जिस बात को किसी कम्युनिटी ने एक्सपीरियंस किया, जब तुम उसकी बात को पॉलिटिकल लेबल लगा देते हो और किसी कम्युनिटी ने जो पर्सनल एक्सपीरियंस किया, अपनी जिंदगी में जो चीजें देखी, जब तुम उसे पूरा नाकार देते हो ना, ये कहीं से भी ठीक नहीं है। अब इस पूरे कन्वर्सेशन का सबसे अहम सवाल ये नहीं है कि समय रैना सही है या गलत है, सबसे अहम सवाल ये होना चाहिए कि हम कैसा समाज बनाना चाहते हैं। हम एक ऐसा समाज बनाना चाहते हैं जहाँ पे हर कम्युनिटी के दर्द को इक्वली एक्नॉलेज किया जाए। ऐसा ना हो कि इस बात को डिस्कस करने से पहले भी एक आइडियोलॉजी के एक्सरे से गुजारना पड़े, हमें किसी के दर्द को डिस्कस करने से पहले ये अप्रूव ना करना पड़े कि ये वैलिड है कि नहीं है। क्योंकि जब हम इतनी बड़ी हिस्ट्री को दबा करके रख देते हैं ना, तो ऐसी हिस्ट्री दोबारा रिपीट होती है। पहले किसी और कम्युनिटी के साथ हुई थी, अगली बार किसी और कम्युनिटी के साथ होगा और हमारा समाज इन चीजों को हमेशा दबा करके रखना सीख जाएगा। समय रैना के शो का नाम स्टिल अलाइव सिर्फ एक टाइटल नहीं था, वो एक बात थी कि वो बताना चाहते हैं कि वो अभी भी जिंदा हैं, वो फील करते हैं, वो अपनी कहानी सुनाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनकी बातों को डिस्कस किया जाए, उनके दर्द को एक्नॉलेज किया जाए, क्योंकि वो लोग भी उस पर्सनल एक्सपीरियंस, उस दर्द को अभी भी फील करते हैं। और अगर हम ऐसा समाज बनाना चाहते हैं ना जो हर किसी को इक्वली ट्रीट करे, तो हमें एक कहानी सुननी ही पड़ेगी, चाहे वो कितनी भी अनकंफर्टेबल हो, चाहे वो हमारे नरेटिव में फिट बैठता हो या नहीं बैठता हो, चाहे वो हमें कितना ही डिस्टर्ब करे, चाहे वो हमें कुछ ऐसा फील करा दे जो फील करना हमने कब का बंद कर दिया है। इसीलिए ऐसी कहानियां सुनना जरूरी है, क्योंकि जिन हिस्ट्रीज को हम इग्नोर करते हैं ना, वो खत्म नहीं होती है, बल्कि और गहरी होती चली जाती है और पेनफुल होती चली जाती है, और एक दिन इतनी बड़ी हो जाती है ना कि उसे इग्नोर करना हमारे बस में नहीं होता।